का प्रकोप जारी है, अगली किसकी बारी है, इसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के बाद संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसा और उसके बाद अब उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। अब उद्धव गुट और शिंदे गुट ही आपस में भिड़ गए हैं। जी हां, ईडी की कार्रवाई से नाराज उद्धव गुट के लोगों ने शिंदे गुट के ऑफिस में घुसकर शिंदे की फोटो उनके ही ऑफिस से उतार कर नीचे फेंक दी है। इतना बड़ा अपमान, वो भी सीएम शिंदे का, उन्हीं के घर में कैसे हो सकता है। अब कहते हैं ना कि जो बीज बोए जाएंगे उसी की फसल निकलती है, तो जो नफरत के बीज बोए गए हैं लोगों के दिलों में, वही अब फसल का रूप ले रहे हैं। जो फसल काटने के लिए अब सीएम एकनाथ शिंदे को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस महाराष्ट्र में हिंदुत्व का राज चलता था, आज वहां पर वही चीज दो गुटों में बट गई है। अब दोनों ये साबित करने पर जुटे हुए हैं कि आखिर असली हिंदुत्व की शिवसेना है कौन। इसका फैसला अभी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सीएम एकनाथ शिंदे के गुट और उद्धव, पूर्व सीएम उद्धव के गुट के लोगों ने आपस में भिड़ना शुरू कर दिया है। एकनाथ शिंदे को जो है गलत, वैसे ही शुरुआत से लोग बताते आ रहे हैं। अब ऐसे में संजय राउत पर हुई कार्रवाई के बाद अब उनके समर्थकों में और ज्यादा गुस्सा आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार के 2.5 साल के दौरान अगर महाराष्ट्र से कोई एक राजनेता था जो लगातार खबरों में रहने में कामयाब रहा, तो वो शिवसेना के प्रमुख मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ही रहे। 4 बार के राज्यसभा सांसद संजय राउत मुखर होकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। रविवार को करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब ईडी ने राउत को हिरासत में लिया, तो निराले अंदाज में वो गमछा यानी भगवा गमछा लहराते हुए घर से ईडी दफ्तर तक का सफर उन्होंने तय किया और ये बता दिया कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार अभिवादन के साथ विक्ट्री का साइन भी देते हुए नजर आए थे और आज यानी कल ही उन्हें 4 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया और आज से ही प्रदर्शन शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे के ऑफिस में जाकर ही उद्धव गुट के लोगों ने उनकी तस्वीरें उठाकर नीचे फेंक दी हैं। ये न्यूज़ 24 ने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर अभी देख भी पाएंगे कि किस तरह से लोगों का गुस्सा है। वो तस्वीर को उतार कर नीचे फेंकते हुए आपको नजर आएंगे। ये सारी की पूरी जो घटना है वो कैमरे में कैद हो गई है और न्यूज़ 24 की तरफ से ट्विटर पर शेयर भी किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार हो चुके शिवसेना सांसद संजय राउत भले ही आज एक बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में जाने जाते हों, लेकिन 80 के दशक में वो पत्रकारिता जगत में टॉप के क्राइम रिपोर्टर थे और वो हर वो दांवपेच जानते हैं जो आज ईडी के नाम पर सत्ताधारी पार्टी उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए उनका जो मनोबल है वो किसी भी तरह कमजोर नजर नहीं आ रहा है। उनका मनोबल वैसे ही बना हुआ है जैसे वो सत्ता में थे तब था और आज भी वही है। भगवा गमछा लहराकर बाहर निकले और उसके बाद विक्ट्री और बताया महाराष्ट्र कमजोर हो रहा है, आप लोग पेड़े बांटिए, खुशी मनाइए, क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुत्व पर चलता है और हिंदुत्व को मानने वाले, बताने वाले सिर्फ एक थे, बाला साहब ठाकरे, और उनकी शिवसेना जो है वो हमारी शिवसेना है। उन्हें बताया जाता है कि उस वक्त पत्रकारिता जगत में यानी 80 के दशक में राउत का सिक्का बोलता था और बड़े बड़े अपराधी उनकी कलम से खौफ खाते थे और उनकी बेबाक पत्रकारिता ने ही उन्हें मुंबई की सियासत का चेहरा बना दिया। संजय राउत ने अपने करियर की जो शुरुआत है वो बतौर पत्रकार की थी। 1980 के दशक में संजय राउत ने क्राइम रिपोर्टर के रूप में मुंबई की लोक प्रभा पत्रिका में काम करना शुरू किया। अंडरवर्ल्ड में काफी बेहतरीन सोर्स होने की वजह से वो दाऊद, छोटा राजन जैसे गिरोहों के बारे में सबसे सटीक खबरें लिखनी शुरू कर दी थी। क्राइम वर्ल्ड की नब्ज को सटीक तरीके से पहचानने वाले संजय राउत की पहचान एक बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर के रूप में उस वक्त होती थी।
सामना में आने के बाद संजय राउत और ज्यादा मुखर हो गए। यानी महाराष्ट्र के जाने माने क्राइम रिपोर्टर संजय राउत के जीवन में उस वक्त सबसे बड़ा बदलाव आया था जब वो सामना ज्वाइन करने के लिए राजी हुए थे। दरअसल 2 जुलाई 1992 का एक किस्सा है जब सामना में कार्यकारी संपादक पद की वैकेंसी निकली थी। इस पद के लिए संजय राउत ने भी अप्लाई किया। सामना अखबार के संपादक स्वयं बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। संजय राउत को बाल ठाकरे ने सेलेक्ट कर लिया। राउत सामना ज्वाइन करते ही अखबार को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करने लगे। उन्होंने सबसे पहले संपादकीय में बदलाव किया। वो अखबार की संपादकीय को बाल ठाकरे की भाषा शैली में ही लिखने लगे। संपादकीय तो राउत लिखते थे, लेकिन उसे पढ़ने के बाद लोग समझते थे कि बाल ठाकरे ही लिख रहे हैं। सामना में यह प्रयोग काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। सामना शिवसेना की तरह मुखर अखबार भी बना। उधर बाल ठाकरे का विश्वास संजय राउत पर बढ़ता गया। कहा जाता है कि क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद संजय राउत कभी पुलिस चौकी नहीं गए और ना ही कभी किसी खबर को लेकर पुलिस अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। सूत्रों की अगर हम माने तो क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले राउत की खबरों का सूत्रधार खुद दाऊद इब्राहिम हुआ करता था। चर्चा यह भी है कि दाऊद इब्राहिम कई बार संजय राउत को खबरें देने के लिए एक्सप्रेस टावर आया करता था। दोनों यहाँ की कैंटीन में बैठकर बातचीत भी किया करते थे और एक बार तो सीधा संजय राउत ने दाऊद इब्राहिम को ही जमकर फटकार लगा दी थी और कड़ी ऐसी फटकार लगाई थी जिसके बाद दाऊद इब्राहिम को लगा था कि हाँ, वाकई किसी ने उन्हें डांटा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक रहते हुए शिवसेना में भी सक्रिय हुए और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो बाल ठाकरे को ही जाता है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के कहने पर उन्होंने उपनेता बनाया गया। इसके बाद वो राज्यसभा पहुंचे। हालांकि इस दौरान संजय राउत काफी हद तक चुपचाप काम करते रहे, लेकिन 2019 में संजय राउत ने शिवसेना के लिए फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो संजय राउत अचानक से शरद पवार से मिलने पहुंच गए। उधर शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में खटास आनी शुरू हो गई थी। राउत ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने और सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 में एनसीपी के नवाब मलिक और शिवसेना के संजय राउत ने गठबंधन का प्रयास किया और शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को साथ ले आए। दशकों से दो धुरी पर चल रहे दलों को एक साथ लाया और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई। 2019 में महाराष्ट्र की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले बता सकते हैं कि कैसे ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर संजय राउत और एनसीपी नेता नवाब मलिक एक दूसरे को शायरियां लिखकर महाराष्ट्र की राजनीति की रणनीतियों को लोगों तक पहुंचाते और संकेत देते हुए नजर आते थे। बीते दिनों शिवसेना में बगावत हुई। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 39 शिवसेना सांसदों ने, विधायकों ने बगावत कर दी तो संजय राउत ही जो अकेले थे जो मुखर होकर मोर्चा संभाले हुए थे। हालांकि शिंदे को बीजेपी का साथ मिला और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब हाल ही में जब संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की तरफ से तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक दौर में क्राइम रिपोर्टर से राजनेता बने संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाला केस में ईडी पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में ले चुकी है। संजय राउत पर आरोप है कि घोटाले के आरोपी प्रवीण राउत के खाते से उनकी पत्नी के खाते में पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है। उन पैसे से वो दादर में एक फ्लैट भी खरीदे हैं जिसको रविवार को ईडी ने जब्त भी कर लिया। रविवार को ही राउत के घर ईडी ने रेड किया। दरअसल उन पर 2 बार समन के बाद भी पेश नहीं होने का आरोप है। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उनको हिरासत में लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस लेकर आई। यहां उनसे पूछताछ की गई और जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला अब और ज्यादा 4 अगस्त को खुलकर सामने आएगा, जिसमें ये पता चलेगा कि आगे उनकी हिरासत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो जवाब वो देंगे वही उसके बाद भी देने वाले हैं। अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर और क्राइम रिपोर्टर से राजनेता तक आने के इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।